नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों, और अपना तैयारी में लगे पड़े होंगे। जो भी आपका उद्देश्य है और उस तैयारी में आप लगे पड़े होंगे, आप काम कर रहे होंगे उस पर। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जितने भी हमारे प्राचीन भारत के राजवंश थे, तो उनकी मैंने आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताई थी, जिसमें क्या था, जो ट्रिक मैंने बताई थी आपको याद भी होगी, हशी नमशु कक्कू गुप्पू। यानी कि मैंने ट्रिक उसमें लिखी भी थी, आपने शायद नोट करी हो। तो दोस्तों, वो ट्रिक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक थी। जितने भी हमारे प्राचीन जो भारतीय राजवंश हैं, उनको क्या क्रम अनुसार याद करने में बहुत ही हेल्पफुल है वो ट्रिक दोस्तों। हशी नमशु कक्कू गुप्पू, उसमें कौन कौन से वंश थे दोस्तों? हमारे हर्यंक, शिशुक, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, कुषाण, गुप्त, पुष्यभूति। यानी कि इतने सारे जो वंश है हमारे, उसी ट्रिक के माध्यम से हमें याद हो जाते हैं क्रम अनुसार। उसके बाद दोस्तों, उसमें उसमें जो वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, वो जितने भी वंश थे उनके जो संस्थापक थे, जिन्होंने उसकी स्थापना की, जो संस्थापक थे उनके, जिन्होंने उस राज्यों की उन वंशों की नींव रखी। उसके बाद उनका जो समय काल था, वो लगभग मैंने आपको समय काल बताया उसका, कि इसी बीच के बीच में हमारा मौर्य वंश, नंद वंश, जो भी हमारे वंश थे, उनका समय काल था। उसके बाद दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं जो हमारा मगध साम्राज्य है। यानी कि मगध साम्राज्य क्या दोस्तों, उस समय का बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। इस पे क्या सबों की नजर रहती थी, जितने भी उस प्राचीन प्राचीन शासक थे, सबों की नजर रहती थी कि हम मगध पे अपना अधिकार जमाएं, क्योंकि मगध से क्या हमारा बहुत सारा प्राचीन इतिहास जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो आइए जानते हैं मगध साम्राज्य से हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, लास्ट तक देखना। रुको जरा, सबर करो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो दोस्तों हमारा मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य में क्या दोस्तों, हमारे तीन वंश आते हैं। तीन वंश, पहला हमारा कौन सा है? पहला हमारा हर्यक वंश है, जिसके जो संस्थापक क्या है? बिंबिसार है। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा वंश क्या आता है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के जो स्थापक कौन है? शिशुनाग। तीसरा वंश हमारा क्या है? नंद वंश। नंद वंश के जो संस्थापक वो कौन है? महापद्म नंद। यानी कि तीनों वंश आते हैं दोस्तों। जो मगध साम्राज्य है, इसका क्या है? प्राचीन इतिहास भी है। यानी कि इसमें क्या है, श्री कृष्ण के लगभग, यानी कि भगवान श्री कृष्ण थे, उनके समय का भी इसमें क्या है, प्राचीन इतिहास जुड़ा पड़ा है इसमें। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन, मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, जो मगध का जो प्राचीन इतिहास है, इसके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि इसकी जो सूचना मिलती है, वो किससे मिलती है? महाभारत जो हमारा ग्रंथ है उससे, और वो जो पुराण है उनसे हमें क्या है, इस मगध के साम्राज्य की सूचना मिलती है। उसके बाद दोस्तों, इसमें क्या है, इसका जो सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक था वो कौन था? बृहदत्त। यानी कि उस समय का बृहदत्त शासक था, बहुत ही शक्तिशाली शासक था उस समय का। उसने स्थापना करी थी बृहदत्त की। बृहदत्त पहला संस्थापक था मगध साम्राज्य का। उसके बाद दोस्तों, उसकी उस समय इसकी राजधानी क्या थी? यानी कि राजधानी क्या थी? गिरिव्रज। गिरिव्रज क्या है? बिहार राज्य में राजधानी उन्होंने बनाई थी। किन्होंने? बृहदत्त रहे। बृहदत्त उस समय के प्राचीन समय की मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस समय के जो राजा थे बृहदत्त, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी मगध साम्राज्य में। कहाँ पर? मगध साम्राज्य दोस्तों, मैं और आपको मैप में बता देता हूँ कि मगध साम्राज्य हमारा एक्चुअल में इंडिया में है कहाँ पर? भारत में। तो दोस्तों, आप इसको एज्यूम कर लीजिए, ये हमारा इंडिया का मैप है। तो दोस्तों, लगभग ये क्या है, ये हमारा बिहार राज्य है। यहाँ पर क्या है? हमारा बिहार राज्य है। तो लगभग क्या है, पूरे बिहार राज्य में ही हमारा क्या, मगध साम्राज्य का विस्तार था, पूरे लगभग क्या, बिहार राज्य में। तो दोस्तों, उसके बाद बृहदत्त का पुत्र, यानी कि जो बृहदत्त थे, उनका पुत्र था कौन? जरासंध। यानी कि जो महाभारत में आपने सुना भी होगा, जरासंध। तो महाभारत, यानी कि जो श्री कृष्ण की जो लीला होती है, उसमें भी वर्णन भी है जरासंध का। जो ये कौन था? बृहदत्त का पुत्र था जरासंध। बहुत ही उस समय का पराक्रमी शासक था, जिसको क्या है, भीम ने, यानी कि श्री कृष्ण के कहने पे क्या है, भीम ने इसका वध किया था, इसको मारा था। तो दोस्तों, ये काफी समय प्राचीन की बात है, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। इनके मगध का क्या है, प्राचीन इतिहास भी काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों, जब ये वंश समाप्त हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या है, हर्यक बृहदत्त वंश के बाद क्या है, इसमें क्या है, मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना हुई। हर्यक वंश की स्थापना किन्होंने की थी? जो संस्थापक कौन थे? वो थे बिंबिसार। यानी कि जो हमारा हर्यक वंश है, इसमें हमारे तीन महत्वपूर्ण शासक थे। कौन कौन से थे दोस्तों? मैंने लिख रखे हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। यानी कि बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। फिर अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन। यानी कि ये तीनों क्या थे? जो हर्यक वंश था उसके बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक थे दोस्तों, ये तीनों शासक। उसके बाद दोस्तों, जब हमारा प्राचीन समय में जब हमारा क्या नाम है, ये बृहदत्त वंश समाप्त हुआ, उसके बाद क्या है, हर्यक वंश की स्थापना हुई मगध में। किन्होंने की थी? संस्थापक थे बिंबिसार। इनका जो समय पीरियड है, लगभग क्या माना जाता है दोस्तों, 544 बीसी से 493 बीसी के आसपास क्या है, बिंबिसार जो शासक थे, उनका समय काल माना जाता है दोस्तों।
इसमें क्या है दोस्तों, उस समय क्या है, इसकी राजधानी क्या थी, यानी कि इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, यानी कि संस्थापक बिंबिसार थे। मैं इसमें राजधानी और लिख देता हूं दोस्तों, इनकी राजधानी थी राजगृह। तो दोस्तों इन्होंने क्या है, जब बिंबिसार ने हरेक वंश की स्थापना करी तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, राजगृह को। राजगृह कहां पर है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा मैप के जरिए। जैसे कि दोस्तों आप एज्यूम कर लो, ये हमारा बिहार राज्य है। बिहार राज्य से यहां से गंगा नदी निकली है। गंगा नदी के दक्षिण में, यानी कि इस तरफ गंगा नदी के दक्षिण में, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ आपको, थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। जैसे आप ये मान लो, ये हमारा बिहार राज्य है दोस्तों, तो बिहार राज्य में ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी निकल रही है। तो गंगा नदी का जो दक्षिण का हिस्सा है, यानी कि ये हिस्सा, यहां पर था हमारा क्या, राजगृह, जिसको क्या राजगीर भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, ये हमारा गंगा नदी के क्या दक्षिण में राजगृह, ये राजधानी है, हरेक वंश की राजधानी थी उस समय की दोस्तों। इन्होंने क्या, बिंबिसार ने राजगृह यानी कि राजगृह को राजधानी क्यों बनाया, क्योंकि दोस्तों ये उस समय का क्या है, काफी मतलब बहुत ही बढ़िया प्लेस था उस समय का। ये क्या है, चारों तरफ से क्या है, पहाड़ियों से घिरा हुआ था दोस्तों, यानी कि उस इसके क्या राजधानी जो थी चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी पड़ी थी, यानी कि अभेद्य थी, यानी कि कोई भी जो दूसरा शासक था इस पे हमला नहीं कर सकता था। तो यानी कि ये सेफ थी उस तरीके से। तो इसलिए क्या है, इसको राजगृह क्यों कहते हैं, राजगृह क्योंकि यहाँ पे क्या है, राजाओं की भूमि। जैसे कि अब हमारा भारत है, तो यानी कि दिल्ली राजधानी है, तो दिल्ली राजधानी है क्योंकि यहाँ पर सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं। तो उस तरीके से क्या है, जितने भी प्रशासनिक कार्य थे, यानी कि राजा जहां पर रहते थे उसको राजधानी कहते थे। तो यानी कि उस समय क्या है, राजगृह को राजधानी बनाया बिंबिसार ने। क्यों बनाया था, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है, पहाड़ों से घिरी पड़ी थी, कोई भी राजा इस पर अटैक नहीं कर सकता था, यानी कि कुल मिला के ये सेफ थे। तो इसलिए इन्होंने क्या है, राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, जिसको क्या राजगीर भी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, ये जो बिंबिसार जो शासक था उस समय का, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही चालाक शासक था दोस्तों। क्योंकि चालाक क्यों था दोस्तों, इसका एक मोटिव था कि इसको क्या है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, यानी कि जो मगध साम्राज्य था इसका इसका एक ही वो था उद्देश्य कि मुझे अपने साम्राज्य का विस्तार करना, चाहे उसके लिए उसको युद्ध करना पड़े, चाहे छल कपट करना पड़े, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। इसके लिए उसने मतलब हर जो भी उसने अपने नियम बनाए थे वो उन पर वो खरा उतरता था और उनको फॉलो करता था दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसने ऐसे भी काम किए थे कि ये देखता था, यानी कि जिस कोई राजकुमारी हो जिसका क्या उत्तराधिकारी ना हो, यानी कि उसका कोई भाई ना हो राजकुमारी का, तो ऐसी राजकुमारियों को देखता था, उनसे ये विवाह करता था। उससे क्या है, उनका राजपाट भी, उनका जो राज्य था वो भी इसको मिल जाता था। तो काफी चालाक था उस समय का शासक बिंबिसार, काफी शक्तिशाली शासक था दोस्तों, बुद्धिमान था। उसमें दोस्तों, इसमें क्या है, इसने क्या है, 3 विवाह किए थे दोस्तों, 3 विवाह किए थे, यानी कि 3 इसकी पत्नियां थी बिंबिसार की। पहली पत्नी कौन थी दोस्तों, चेलना। ये कौन सी दोस्तों, वैशाली के लिच्छवी कुल की राजादी थी। वैशाली दोस्तों कहां पर है, यानी कि मैंने आपको यहाँ बताया था, यानी कि गंगा नदी के दक्षिण में तो हमारा क्या है, राजगृह राजधानी है। इसके ऊपर क्या है, वैशाली, यानी कि वैशाली है इसके ऊपर, उत्तर में है, बिहार राज्य में ही, लेकिन क्या गंगा नदी के उत्तर में क्या वैशाली राज्य जो है स्थापित था दोस्तों। वहां की राजधानी, वहां की राजकुमारी थी लिच्छवी कुल की, कौन थी, चेलना। उनसे विवाह किया था बिंबिसार ने। पहली पत्नी तो ये थी। दूसरी पत्नी कौन थी दोस्तों, दूसरी पत्नी थी क्षेमा। ये क्या पंजाब के मद्र कुल प्रधान की पुत्री थी, यानी कि पंजाब राज्य है जो हमारा, उसमें क्या मद्र कुल के प्रधान थे, उनकी पुत्री थी कौन, क्षेमा, उससे विवाह किया था। तीसरी कौन सी थी, तीसरी थी महाकौशल, जो क्या कौशल राज की पुत्री थी। यानी कि इसने 3 विवाह किए थे। तो तीनों विवाह के मतलब इसका उद्देश्य यही था कि मुझे अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, चाहे उसके लिए विवाह करना पड़े, छल कपट करना पड़े, या उसको मतलब किसी राजा से युद्ध करना पड़े दोस्तों। जो दोस्तों ये हमारा इस जो ये जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य क्या है, एक राज्य से बहुत ही शत्रुता थी। वो कहाँ था दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये हमारा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। उस समय क्या है, इसको अवंती कहा जाता था दोस्तों। तो अवंती के नरेश थे, अवंती के राजा थे, राजा चंड प्रद्योत थे। उनसे क्या इनकी शत्रुता थी। तो अब उस समय क्या है दोस्तों, उस समय जब राजा मध्य प्रदेश के राजा थे चंड प्रद्योत, उनकी क्या उस समय काफी तबीयत खराब हो गई थी, यानी कि इनको क्या उस समय का पीलिया रोग हो गया था कोई। तो इससे क्या है, इनकी काफी तबीयत खराब हुई। इन्होंने अपने क्या राजवैद्यों से काफी इलाज करवाया, लेकिन उन्होंने क्या है, उन्होंने मना कर दिया कि जी अब हमारे बस से बाहर है, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या है
राजा से इन्होंने क्या बिंबिसार से अनुरोध किया कि आपके पास कोई राजवैद्य हो तो उन्हें मेरे पास भेजो और मेरी मतलब जो स्वास्थ्य का सुधार कर सके। तो उन्होंने इनके अनुरोध पे क्या दोस्तों बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक यानी कि राजवैद्य थे इनके एक बहुत ही बढ़िया राजवैद्य थे जीवक, उनको कहाँ भेजा था? उज्जैन यानी कि एमपी मध्य प्रदेश में भेजा था। जो यहाँ के राजा थे चंड प्रद्योत, उनकी सेवा में यानी कि उनका स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए उन्होंने उसको भेजा। तो इन पे क्या है दोस्तों फिर इनकी मित्रता होगी। कुल मिला के क्या आप ये कह सकते हो कि यहाँ से मगध साम्राज्य क्या है फिर यहाँ तक विस्तार हो गया। मगध साम्राज्य का क्या है अवंती एमपी तक विस्तार हो गया। उसके बाद जहां तो छोटे मोटे शासक थे उन पर अधिकार कर ही लिया था बिंबिसार ने। और दोस्तों मैंने आपको बताई थी अवंती ने चंड प्रद्योत के स्वास्थ्य हेतु भेजा था बिंबिसार की। फिर दोस्तों 493 बीसी लगभग इनका बस बिंबिसार की एक ये बात थी कि ना अपनी जो सिंहासन पर बैठ गया था, इसके पुत्र भी शासक बनने के बराबर हो गए थे, परंतु ये क्या अपना राज्य दे नहीं रहा था उनको, मतलब सिंहासन नहीं दे रहा था। तो काफी समय हो गया। फिर कुछ राजाओं ने क्या है इसके पुत्र था अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। कई लोग मतलब कई राजाओं ने उसको भड़काया कि भैया अब तुम सिंहासन संभालो और तुम राजा बनो। तो उन्होंने क्या किया मतलब उनके बहकावे में आके इन्होंने क्या अपने जो पिता की हत्या करी बिंबिसार ने, यानी कि बिंबिसार की हत्या करी उनके पुत्र अजातशत्रु। यानी कि मैंने आपको बताया अजातशत्रु ने क्या बिंबिसार की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हत्या कब की थी 493 बीसी में लगभग इनकी हत्या कर दी थी दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों अगले शासक कौन आगे अजातशत्रु। दोस्तों मैंने इसमें आपको इनके बारे में बता ही दिया। इन्होंने दोस्तों एक पॉइंट और रह गया, ये जो बिंबिसार था हमारा क्या है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बुद्ध के समकालीन था। इसने क्या है अंग देश के राजा को हराया था, उस पर अधिकार किया और उसको क्या अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंपा था। उसको दोस्तों अंग देश कहाँ पर है दोस्तों यूपी के गोंडा क्षेत्र यानी कि उत्तर प्रदेश है हमारा। वहां पर क्या है यूपी के उत्तर प्रदेश के गोंडा क्षेत्र में एक वो है राज्य है वहां, वो कौन सा है अंग देश कहा जाता था। उस समय में उसको विजित किया था किसने बिंबिसार ने और उसको अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंपा। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैंने आपको बता दिया बिंबिसार बुद्ध के समकालीन था, हर एक वंश का संस्थापक था, 3 पत्नियां थी, तीनों पत्नियों के बारे में मैंने आपको बता दिया और इसकी हत्या किसने करी इसके पुत्र अजातशत्रु ने की। दोस्तों अब हम देखते हैं अजातशत्रु से संबंध में हमारे क्या क्या तथ्य हैं उनके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। अब हम देख लेते हैं दोस्तों जब अजातशत्रु ने क्या है बिंबिसार की हत्या कर दी यानी कि अपने पिता की हत्या कर दी थी बिंबिसार की अजातशत्रु ने, तो उसके बाद उसने क्या क्या कार्य किए राजा बनने के बाद में, तो हम देख लेते हैं क्या क्या तथ्य है हमारे दोस्तों। जो अजातशत्रु था दोस्तों इसका क्या अन्य नाम कुड़ुक भी था, यानी कि जो इसका इतिहास मिलता है उसमें क्या अन्य नाम इसका कुड़ुक भी क्या कहते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों ये क्या बौद्ध व जैन यानी कि बौद्ध व जैन दोनों का समर्थक था। ये जो शासक था अजातशत्रु दोनों धर्मों का समर्थक था, बौद्ध व जैन दोनों का समर्थक था। उसके बाद दोस्तों इसने क्या है लगभग 32 वर्ष यानी कि जो मगध साम्राज्य में क्या लगभग क्या 32 वर्ष शासन किया इसने। उसमें दोस्तों इसको क्या है पितृहंता भी कहा जाता है। क्योंकि पितृहंता क्यों कहा जाता है क्योंकि इसने क्या है अपने पिता की हत्या की थी सिंहासन के लिए, मतलब राज्य पाठ के लिए क्या अपने पिता की हत्या की थी, इस कारण इसको क्या पितृहंता भी कहा जाता है दोस्तों। उस समय क्या है दोस्तों इसने लिच्छवी के कुल यानी कि लिच्छवी कुल के यानी कि वैशाली के यानी कि मैंने आपको बताया गंगा नदी के उत्तर में, यानी कि ये हमारा क्या पूरा बिहार राज्य है। बिहार राज्य में ये क्या वैशाली यहाँ के जो लिच्छवी कुल के जो साम्राज्य के राजा थे उनके विरुद्ध इसने क्या युद्ध में महाशिलाकंटक और रथमूसल यानी कि दो उस समय के बहुत ही भयंकर युद्ध में प्रयोग करने वाले शस्त्र थे काफी भयंकर, उनका प्रयोग किया था इसने इनके विरुद्ध में दोस्तों अजातशत्रु ने। इसने दोस्तों राजगिरा में क्या है विशाल स्तूप का निर्माण भी करवाया था, यानी कि राजगिरा बिहार में क्या है एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। स्तूप क्या होता है हड्डियां रखने का स्थान होता है, यानी कि जहां पर किसी भी महापुरुष की राजा की शासक की या कोई भी ऋषि मुनि रहे थे उनके जो अस्थियां होती है जो उनकी अस्थियां रखी जाती हैं कहाँ पर स्तूप में, तो उसका निर्माण करवाया था किसने अजातशत्रु ने। दोस्तों इसके बारे में क्या है इसने प्रथम बौद्ध संगति भी करवाई थी। प्रथम बौद्ध संगति यानी कि जो माता बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उसने क्या प्रथम बौद्ध संगति भी करवाई थी लगभग 483 बीसी में। कहाँ पर राजगिरा में करवाई थी, किसने करवाई थी अजातशत्रु ने इसकी प्रथम बौद्ध संगति करवाई थी दोस्तों। जो करवाई थी वो अजातशत्रु ने करवाई थी। उसके बाद दोस्तों अजातशत्रु इसने क्या राजगिरा की मजबूती यानी कि जो राजधानी बनाई थी राजगिरा, इसकी क्या चारों तरफ इसने क्या किलेबंदी करवा दी थी, यानी कि कोई भी क्या है
अन्य शासक यानी कि अन्य कोई राजा इस पे क्या आक्रमण ना कर सके, इसलिए इसने क्या है राजधानी की सुरक्षा के लिए चारों तरफ इसने क्या है एक दीवार का निर्माण करवा दिया, यानी कि किलेबंदी करवा दी थी। यानी कि जो भी राजधानी थी, जैसे कि राजधानी है तो इसके चारों तरफ इसने क्या किलेबंदी करवा दी थी, दीवारों का निर्माण करवा दिया, जिससे क्या राज्य क्या और भी शक्तिशाली और समृद्ध और सुरक्षित हो गया था। तो उसके बाद दोस्तों अजातशत्रु की हत्या, यानी कि इसने भी क्या गलती करी, जो बिंबिसार ने गलती करी थी वही गलती इसने करी अजातशत्रु ने। ये भी क्या सिंहासन पे क्या अड़ के बैठ गया कि मैं ही अपना सिंहासन चलाऊंगा, जबकि पुत्र योग्य हो गए थे शासक बनने के लिए, परंतु ये फिर भी सिंहासन में बैठा रहा। तो उसका इसका सबसे बड़ा दंड इसको क्या मिला कि इसकी हत्या, यानी कि अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी। यानी कि पहले तो अजातशत्रु ने बिंबिसार अपने पिता की हत्या करी, उसके बाद इसके पुत्र उदयन ने क्या अजातशत्रु की हत्या कर दी। कब करी थी दोस्तों? लगभग क्या 461 बीसी में, 461 बीसी में उदयन ने क्या अपने पिता की हत्या कर दी अजातशत्रु की। उसके बाद दोस्तों उदयन के देख लेते हैं, उदयन से संबंधित हमारे क्या क्या तथ्य बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो उदयन था दोस्तों, ये क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या है, उदयन जैन धर्म का अनुयायी था, यानी कि ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आया है कि उदयन किस धर्म को मानता था, तो वो दोस्तों क्या है जैन धर्म का अनुयायी था, जबकि ये थे क्या है बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। बिंबिसार भी क्या था, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था दोस्तों। उसके बाद इसने क्या गंगा और सोन नदी के संगम पर, यानी कि जहां पर गंगा और सोन नदी का संगम हो रहा है ना दोस्तों, वहां पर क्या है इसने क्या पाटलिपुत्र नगर, यानी कि पाटलिपुत्र आज के समय में क्या उसको पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी। किसने करी थी? उदयन ने करी थी, गंगा और सोन नदी के संगम पर। वहीं पर दोस्तों इसने क्या है एक किले का निर्माण भी करवाया था, यानी कि उस समय का क्या बहुत ही अभेद किला बताया जाता है उस समय का, यानी कि इसने बहुत ही मजबूत किले का निर्माण करवाया था उस समय पे। कहां पर? गंगा और सोन नदी के संगम पे बनवाया था, किला बनवाया था, बहुत ही मजबूत किला बनवाया था दोस्तों। बौद्ध ग्रंथों में दोस्तों इसे भी क्या है पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने भी क्या है राजपाट के लिए, राज सिंहासन के लिए अपने पिता की हत्या करी थी अजातशत्रु की, इसलिए इसे क्या है बौद्ध ग्रंथों में कैसे पितृहंता भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद हरेक वंश का दोस्तों क्या अंतिम शासक, हरेक जो वंश था हमारा, यानी कि ये जो वंश था इसका जो अंतिम शासक था, यानी कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। उसके बाद कोई भी छोटे मोटे शासक आए थे, जो अंतिम शासक था वो कौन था? नागदशक था दोस्तों। तो दोस्तों हरेक वंश से यही संबंधित तथ्य हैं, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट जो बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। मोटा मोटा जो मैं आपको बताऊं, हरेक वंश का स्थापना बिंबिसार ने करी थी। 3 शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। राजपाट के लिए अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करी, ऐसे ही इसको भी इसी का फल मिला। उदयन ने क्या करा? अजातशत्रु की हत्या करी अपने उसके लिए। बस खाली ये जो उदयन था इसने थोड़ा दिमाग लगाया, इसने क्या अपने पुत्रों को पहले बोल दिया कि बेटा अगर तुम्हें जब भी राजपाट चाहिए हो मुझसे बोल देना, ऐसा मत करना जैसे मैंने किया था, अपने पिता की हत्या करी। तो ये थोड़ा सा समझदार भी कह सकते हो आप। तो यही दोस्तों हरेक वंश में यही हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों। उसके बाद हरेक वंश के बाद दोस्तों हम देखेंगे शिशुनागा वंश अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों अपनी मेहनत लगातार बरकरार रखिए, क्योंकि दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, तो हमें कम से कम 24 घंटे में से 1 या 2 घंटे तो रेगुलर पढ़ाई के लिए निकालने चाहिए दोस्तों। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, या अपने एम के लिए जो भी आप करना चाहते हो उस एम के लिए हमें कम से कम 2 घंटे तो आराम से हमें निकालने चाहिए, क्योंकि एक दिन के आप 1 घंटे निकालोगे तो महीने के कितने हो गए? 30 दूनी 60 घंटे हो गए दोस्तों। तो यही जो आप एक्स्ट्रा घंटे जो अपने पढ़ाई के लिए दे रहे हो या अपने एम के लिए जो भी अपना उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए दे रहे हो, तो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।